दोस्तों, आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, एनर्जी इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। अभी तक हम बहुत सारा चीज सीखा कि भाई चैप्टर नंबर हमारे यहाँ पे 1 में हमने एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में पूरा डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2 में पेनिट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो भी बात किया। उसके बाद सेंसिटिविटी के बारे में, स्कैटर के बारे में बात किया। स्कैटर के भी 3 टाइप से वो भी डिस्कस किया, साइड वॉल स्कैटर, उसके बाद बैक वॉल स्कैटर, और मटेरियल के अंदर से ही स्कैटरिंग होता है वो इंटरनल स्कैटर। ऐसे 3 टाइप के स्कैटरिंग के बारे में सीखा है ना। उसके बाद सेंसिटिविटी में भी हमने सीखा भी कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन। तो मेड का हमने एक एग्जांपल दिया डेफिनेशन में, है ना। 1-2 खेत है, उसके बीच में एक अच्छा सा मेड है तो पता चल जाएगा यहाँ से ये, यहाँ से ये। ऐसा ही हमारा आरटी फिल्म के अंदर है, कहाँ से कौन सा चीज स्टार्ट हुआ है वो समझने के लिए हमें डेफिनेशन अच्छा चाहिए, वो भी डिस्कस किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट। हमारा मटेरियल जो है वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से भी हमारा फिल्म में उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होने का चांसेस है। मटेरियल का शेप वगैरह बहुत इफेक्ट करता है। ऊपर से एनर्जी हम ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे तो भी हमारा आरटी फिल्म के अंदर ऊपर इफेक्ट करता है, वो भी सीखा। उसके बाद में हमने फिल्म कॉन्ट्रास्ट के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया कि भाई फिल्म कॉन्ट्रास्ट है वो फिल्म अलीबाबा वाला यूज करेंगे, चाइना वाला यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होने का चांसेस है, वो सब चीज भी बात डेप्थ में डिस्कस किया, है ना। फिल्म की भी बहुत सारे टाइप है, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8 करके। D8 तो नहीं होता, D7 तक फिल्म होता है, वो डिस्कस किया। D1 फिल्म है, सबसे कॉस्टली फिल्म है। D2 है, उससे कम कॉस्ट। D3 उससे कम कॉस्ट, ऐसा करके डिस्कस किया। उसके बाद D7 है, सबसे लो कॉस्ट वाला फिल्म होता है, वो भी डिस्कस किया। वो ग्रेनी साइज के हिसाब से उसको डिवाइडेशन कैटेगरी दिया गया है। D7 में ज्यादा ग्रेनी साइज बड़ा होता है और D1 में बहुत छोटा छोटा होता है। उसी की वजह से D1 जो फिल्म है वो कॉस्टली होता है। और वो जो फिल्म है वो AGBR का बना होता है, उसमें सबसे बीच में प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सॉरी उस सबसे बीच में ये एसिलेट बेज होता है। ये जो फिल्म बना है वो सैंडविच जैसा ही मैंने आपको समझाया कि उसमें सबसे बीच में होता है एसिलेट बेज होता है, उसके ऊपर है इमल्सन, उसके नीचे भी है इमल्सन, उसको इमेजिनरी लेयर भी बोलते हैं। वो इमल्सन को बचाने के लिए उसके ऊपर है प्रोटेक्टिव लेयर, उस सबसे नीचे भी प्रोटेक्टिव लेयर। एक सैंडविच टाइप का, वो मैं बर्गर का एक एग्जांपल दिया, उसमें भी मैंने आपको ये बात सब चीज समझाया, वैसा ही आर्ट फिल्म होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटॉप्स एंड हाफ लाइफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली कितने एटम, कितने उसका बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का बना होता है। वो एलिमेंट है वो उसका बना होता है, वो डिस्कस किया। और प्रोटॉन का संख्या है उसको क्या बोलते हैं, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है उसको क्या बोलेंगे, मास नंबर। वो भी हमने डेप्थ में डिस्कस किया। फिर आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस किया कि हमारा जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जेड नंबर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। एक ही फादर है, उसके 3 लड़के हैं तो हम लोग तीनों को हमारी लैंग्वेज में भाई बोलते हैं, लेकिन ये लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। उसमें कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं कि स्टेबल होते हैं, कुछ तीनों भाई है, तीनों का बेबी है, सब चीज है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक भाई गरीब हो, ऐसा हो सकता है, तो उसको अनस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो इसमें भी ऐसा होता है, अनस्टेबल आइसोटॉप्स भी होते हैं। वो अनस्टेबल आइसोटॉप्स है, उसको कैसे बनता है, जनरली उसको पहले पकड़ना है, उसको जोर से बॉम्बार्डिंग करना है, न्यूट्रॉन का मारा करना है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। अनस्टेबल बन जाएगा तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वापस मेहनत करेगा और डिस्टिंग्विश करेगा, उसके अंदर से एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, जनरेट तो नहीं करेगा लेकिन बाहर निकालेगा, और उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश करना। क्या बोलते हैं, या डीके भी बोल सकते हैं, डीके करना। और वही जो डीके होगा वही उसी में क्या होगा, एक्सरेज रेडिएशन होगा, और वही रेडिएशन का हमें यूज करना है। वो सब चीज डेप्थ में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद ये हमने हाफ लाइफ के बारे में बात किया कि हाफ लाइफ कैसा होता है, वो सब चीज। ठीक है, जनरली आप यूज करो या ना करो, लेकिन वो मटेरियल जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर का हाफ लाइफ हो जाता है। मतलब समझो मैं 50 क्यूरी के, क्या नाम है आपका, इमरान, कौन से कहां से है, कर्नाटका से। भाई इमरान भाई को मैंने 50 क्यूरी दिया और इरिडियम 192, जब 75 दिन के बाद जाएगा तो उसके पास कितना रहेगा, 25 रहेगा। कहा है भाई हाफ हो गया, क्योंकि वो उसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब उसका लाइफ आधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ में आया। वो सब डिस्कस किया, लेकिन हम ये नहीं बात किया कि भाई न्यूट्रॉन का मारा करते हैं तो क्या कांड होता है। तो आज हम सीखेंगे एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड
क्या है चैप्टर का नाम? एनर्जी इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो चैप्टर है उसमें, और वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस गुजरात लोकेशन में स्थायी है, और यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, उसमें भी आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा लिंकिन आईडी है, यहाँ पे दीपेश पटेल का फोन नंबर है। आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए या तो मेंबरशिप चाहिए तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर है, कोई टेक्निकल क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टू काइंड ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोग्राफी, गामा एंड एक्सरे। तो हमने ऑलरेडी ये बात सीखा था, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये बात सीखा था कि भाई एनर्जी जो है वो वेव्स होता है, पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रो, फिर उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने हमने बात किया। तो जनरली यहाँ पे क्या लिखा है? टू काइंड ऑफ रेडिएशन यूज, उसमें रेडियोग्राफी में या तो गामा यूज होता है या तो एक्सरे यूज होता है, दो चीज यूज होता है। उसी में से हमको रेडियो वेव्स मिलते हैं, रेडिएशन जो है वो जनरेट होता है, और वही उससे हम क्या करते हैं, ये आरटी फिल्म को अंदर एक लेटेंट इमेज जनरेट करवाते हैं, उसको एक्सपोज करवा के। ठीक है, पहले तो अनएक्सपोज होता है, फिर उसको एक्सपोज करवाते हैं, फिर उसको फिल्म को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और आरटी फिल्म को हम लोग व्यू करते हैं। ठीक है, except there are for the source gamma and X-ray are exactly the same kind of radiation। दोनों देखा जाए तो सोर्स को अगर अलग करो तो दोनों सेम काइंड ऑफ रेडिएशन ही है। ठीक है, एक्सरे एंड गामा रेज आर नॉट पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा। अल्फा में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बो है, जो अभी हमने आगे के चैप्टर में सीखा। तो वो जो है वेट वाला होता है, उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाता, और उसको पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। लेकिन एक्सरे हो या गामा हो, वो पार्टिकल नहीं है, वो तो क्या है, वेव्स है। समझ में आया? ओ चचा समझ में आया? ओके, अभी देखो यहाँ पे है ना एक आइसोटॉप्स दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, गामा रेज निकल रहा है। ऐसे चारों डायरेक्शन में निकलेंगे साहब, एक डायरेक्शन में यहाँ पे क्यों नहीं निकला? तो यहाँ पे भी ऐसे निकल रहा है। ठीक है, चारों डायरेक्शन में निकल रहा है। सूर्य है, सूर्य उसमें से एनर्जी निकालता है, तो चारों डायरेक्शन में निकालता है ना, तो ये सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, उसमें से भी चारों डायरेक्शन में एनर्जी स्प्रेड होने वाला है। ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब है। क्या है? एक्सरे ट्यूब। इसको यहाँ पे ऐसा सेटअप किया है, यहाँ पे वॉल रहता है, यहाँ पे एक रेगुलेटर रहता है, यहाँ पे रेगुलेटर, इसको जितना वोल्टेज दोगे उसके हिसाब से यहाँ पे एनर्जी वो निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग, ये यहाँ पे 2D में दिखाया गया है, यहाँ पे 3D में थोड़ा बहुत अच्छे से फिगर में दिखाया गया है। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे या तो गामा रेज, उसको मेजर करना है तो हम लोग किस में मेजर करेंगे उसको? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हिलाने के लिए जो भी एनर्जी जरूरत पड़ता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। सिंपल बात। अभी ये किलो और मेगा, ये मिलियन, सॉरी, किलो और मिलियन, ये सब चीज है क्या? तो आपने देखा होगा एक्सा, पैरा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, वो है ना, वो लाइन का एक्सा मतलब 10⁻18, पैरा मतलब 10⁻15, ये सब चीज लाइन बाय लाइन है ना, वो यूनिट कन्वर्जन। वो यहाँ पे ये किलो मतलब क्या होगा? 10⁻3। समझ में आया? नया कोई रॉकेट नहीं है, मिलियन ऐसा है। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे एंड गामा रेज इज मेजर्ड इन 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ज्यादा होगा तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कम होगा तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे मेजर करेंगे। ओके, the amount of energy equal to the energy gain by 1 electron। 1 electron energy जितना गेन होता है when the accelerate करने के लिए, तो 1 volt is called 1 electron volt। तो वो जो वोल्टेज, जो फोर्स लगाना पड़ा हमको, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी करंट भी आता है, वोल्ट भी आता है, राइट? वोल्ट मतलब धक्का मारना, वोल्ट मतलब फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। हम लोग फोर्स एफ में बोलते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन में उसको फोर्स नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है? वोल्टेज बोलना। नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, फोर्स एक टाइप का। अब कितना भी करंट रख लो, यहाँ पे समझो मैं 5000 एम्पियर करंट रख लेता हूँ। ठीक है, फिर वहां पे वो 5000 करंट को पहुंचाना है, एक 15-20 मीटर दूर पहुंचाना है, लेकिन मैं वोल्टेज यहाँ पे 0 रखेगा तो वो यहाँ से वहां पे जाने वाला नहीं है। समझ में आया? वोल्टेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो करंट वहां से धक्का लगेगा और वहां पे जाएगा। समझ में आया? तो वोल्टेज मतलब नया कोई रॉकेट नहीं है भाई।
For example, if the one electron were accelerated by the photon 100,000 watt, मतलब 100 kilowatt X-ray machine, the electron would have an energy 1000 watt. इतना ही एनर्जी हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन में इतना हुआ तो 100 में कितना हुआ, वही है। अभी देखो, जैसे ही हम न्यूट्रॉन का मारा करते हैं कोबाल्ट के ऊपर, तो जैसे ही हमने ऐसे मारा किया, न्यूट्रॉन को टकराया, तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा और गामा निकलेगा और न्यूट्रॉन निकलेगा, राइट। लेकिन अल्फा जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, तो वो तो बहुत मोटा है, वो तो खाली पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, समझ में आया? पेपर भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आया? तो हमें तो मेटल को क्रॉस करवाना है। किसको क्रॉस करवाना है? मेटल को क्रॉस करता है। अल्फा इसमें काम आने वाला है? अल्फा इसमें काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तो पेपर को भी, बुद्ध स्वामी जो है वो पेपर को भी एब्जॉर्प्शन कर लेगा, पेपर ही उसको एब्जॉर्प्शन कर लेगा, उसको आगे तो बढ़ने ही नहीं। ये तो पेपर से भी बहुत डेंजर है ना। अभी देखो, तो अल्फा हमारे काम का नहीं है, बीटा है वो इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है? और डेफिनेटली हम मानते हैं पेपर को क्रॉस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमें तो कार्बन स्टील वैसे डेंजर मटेरियल में क्रॉस करवाना है, तो वो बीटा भी काम का नहीं है। ओके, हमने क्या किया है? न्यूट्रॉन का मारा किया है, और यहाँ से जो निकल रहा है ना, उसकी बात चल रही है ना। अभी बात करते हैं गामा की। गामा रेज है, वो पार्टिकल नहीं है, वो रेज है। वो तो पेपर को भी क्रॉस कर देगा, एल्यूमिनियम को भी क्रॉस कर देगा, चाहे तो लीड को भी क्रॉस कर देगा। एनर्जी बढ़ा दोगे तो लीड को भी क्रॉस कर देगा, एनर्जी बढ़ाओगे तो कंक्रीट को भी क्रॉस कर देगा। हमारे यहाँ पे एक रशिया में, यूक्रेन में एक कांड हो गया था, पता है किसी को? चेरनोबिल में ब्लास्ट हुआ बहुत सारा। वो चेरनोबिल का भी मैं वीडियो यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है, वो मैं दिखाएगा आपको। चेरनोबिल के ऊपर डिस्कशन हुआ है वो। तो चेरनोबिल में बहुत सारा ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। करीबन 3 लाख बच्चे को तो खाली कैंसर हो गया, थायराइड का कैंसर हुआ। कितना? 3 लाख बच्चे को थायराइड का खाली कैंसर हुआ, और कैंसर से मर गए। बहुत ही अनगिनत ऐसे लोग हैं जो रशिया ने बहुत सारा चीज छुपा भी दिया, समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा लोग मरे होंगे। ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ ना, उससे 1000 गुना बड़ा था। कितना गुना? 1000 गुना बड़ा वो ब्लास्ट था। वो बात अलग है कि वहां पे कोई लोग बहुत कम रहते थे, इसके लिए कम लोग मरे। बाकी वहां पे अगर शहर के बीचों बीच में फटा होता तो, समझ में आया? बहुत सारे लोग। ये इतना डेंजर जो ब्लास्ट हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ? कोई एक रीजन की वजह से, कुछ एक मिस्टेक हो गया, सेफ्टी का एक मिस्टेक हो गया, इसी वजह से हुआ। तो ऐसा ही, तो इसमें जो है एक गामा और एक्सरे प्रोड्यूस होगा, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो जो कनाडा है, वहां से पता चला कि ये रेडिएशन इतना सारा कहाँ आ रहा है, इतना दूर, कि ये कहाँ से आ रहा है, उसके मीटर में दिखा है तो रेडिएशन एक्सट्रेस आ रहा है। फिर पता चला कि अथॉरिटी को बोला, रशिया वाले को, कि भाई आपके वहां से इतना इतना रेडिएशन आ रहा है। तो जबरन रशिया को तो बाहर नहीं बोलना था, लेकिन क्या करेगा, पूरी कंट्री को भी पता चलने लगा था। तो फिर उसको अनाउंसमेंट करना पड़ा कि हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा कांड हो गया है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये सब चीज हुआ है, और कोल्ड वॉर फिर स्टार्ट हो गया था। और कोल्ड वॉर में रशिया ऐसा सोचा कि हम लोग भी महासत्ता बन जाए। अमेरिका ने ऐसा ब्लास्ट किया तो हम लोग एनर्जी ऐसा बढ़ा के, तो ये सब चीज हुआ। तो वो भी मैं एक डेप्थ में आएगा तो समझाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं गामा। तो गामा है सबको क्रॉस कर देगा, तो ये हमारे काम का है। न्यूट्रॉन है वो काम का नहीं है, क्योंकि वो तो जाएगा तो सीधा ऐसा क्रॉस होकर निकल जाएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम कोबाल्ट को लेंगे और ऐसे करके न्यूट्रॉन का मारा करेंगे, तो ऐसे हम हाथों से नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके तो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब चीज होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर वगैरह होगा, उसका मशीनरी अलग होगा, तो उससे करेगा। लेकिन जैसे ही हम कोबाल्ट के अंदर मारा करते हैं, तो 2 टाइप के रेडिएशन जनरेट होते हैं, एक हार्ड रेडिएशन, एक सॉफ्ट रेडिएशन। कैसा रेडिएशन? हार्ड एंड सॉफ्ट। आपको पता है, हार्ड रेडिएशन मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, सॉफ्ट रेडिएशन मतलब एनर्जी कम होगा। तो फिक्स है, ये बात फिक्स है। कोबाल्ट को मारा किया तो हार्ड रेडिएशन जो जनरेट होगा 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक होगा, और दूसरा होगा 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सॉफ्ट रेडिएशन होगा। वैसा ही ये इरिडियम को अगर मारा करेंगे तो उसमें से 3 सॉफ्ट रेडिएशन जनरेट होगा, 0.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.47 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पहले से ही वो कैलकुलेशन करके बोल दिया गया है। ठीक है, इतना ही होता है। जैसे ही हम न्यूट्रॉन का मारा करेंगे तो कोबाल्ट में से 2 निकलेगा रेडिएशन, एक हार्ड रहेगा, एक सॉफ्ट रहेगा। और जैसे ही इरिडियम 192 को मारेंगे तो इसमें से
तीन लोग निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। गामा रेज एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सोर्स, कौन सा टाइप का सोर्स है उसके हिसाब से गामा रेज का एनर्जी डिसाइड किया जाता है। गामा रेज इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेज एंड डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटी एंड क्यूरी स्ट्रेंथ ऑफ आइसोट्रॉप्स, ठीक है। एक्सरे में थोड़ा लोचा है, एक्सरे में वोल्टेज के हिसाब से काम चलता है, ठीक है, उसमें ऐसा मारा कर दिया तो ऐसा सिस्टम नहीं है, उसमें वोल्टेज बढ़ाओगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगा, वोल्टेज कम करोगे तो एनर्जी कम निकलेगा। एक्सरे में थोड़ा अलग टाइप का मशीनरी होता है, वो भी एक 23 तारीख को यहाँ पे आएंगे तो मशीनरी प्रैक्टिकली आपको फोकस दिखाएंगे, तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक्सरे एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइड इन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब के अंदर हमको क्या करना है, वोल्टेज को अप्लाई करना है। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हार्ड रेडिएशन निकलेगा, कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो सॉफ्ट रेडिएशन निकलेगा, समझ में आया। द rays intensity is determined by the current milliampere and applied in X-ray tube filament। अभी देखो, अभी मारा करते धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग टेक प्लेस इन टू वेज। एब्जॉर्प्शन, जब हम न्यूट्रॉन का मारा करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा ना, और स्कैटरिंग भी होने का चांस है ना। तो वो सब चीज अभी मैं ये तीन इफेक्ट के हिसाब से समझाता हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रोहिंस्ट्रॉम इफेक्ट। वो बोलिए सर, एक्सरे में क्या ये सोर्स लेते हैं? एक्सरे में सोर्स ओके, एक्सरे में वो आएगा, एक चैप्टर है वो मैं समझाएगा पूरा डेप्थ में, ठीक है। एक्सरे में कौन सा सोर्स होता है, उसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो एक आएगा चैप्टर नंबर, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जनरेशन ऑफ एक्स रेज, ठीक है, और यहाँ पे गामा, जनरेशन ऑफ गामा रेज, वो उसका भी एक चैप्टर आएगा तो मैं समझाएगा, ठीक है, उसमें डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्यूर द प्रिलिमिनरी व्हेन द लो एनर्जी एक्सरे फोटोन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 500 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट से होगा। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब इन ऑल फोटोन एनर्जी। अभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ही मैं यहाँ पे कोबाल्ट हो या जो भी मटेरियल हो उसके ऊपर न्यूट्रॉन का मारा करेगा, तो न्यूट्रॉन का मारा करेगा तो क्या होगा, वो पहले तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटम है, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लोगे तो ही टूटेगा ना, वरना छोटे से एनर्जी से प्रोटॉन को मारा किया तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ऑफ द हाई एटॉमिक वेट, ये वेट एटॉमिक हाई का होगा, इसी की वजह से वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक्चुअली हम न्यूट्रॉन का मारा करेंगे तो एक्सरे जनरेट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, आपने हरभजन जैसा बॉलिंग करवाया, समझ में आया, आपने स्पीड क्या किया है, कम किया है। हरभजन जैसा बॉलिंग करवाओगे, एकदम स्लोअर स्पीड पे बॉलिंग डालोगे तो क्या होगा, वो बॉल का स्पीड थोड़ी होने वाला है, समझ में आया। अभी हम लोग अख्तर का भी बॉलिंग करवाएंगे, लास्ट में हम लोग जाहिर खान जैसा भी बॉलिंग करवाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा बॉलिंग हो रहा है, हरभजन जैसा। तो ये प्रोटॉन का में, ये 3D में है, प्रोटॉन का में यहाँ पे मारा करेगा तो बाहर का जो ऑर्बिट है उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी को निकालेगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन हमारा क्या काम था, हमारा इसमें घुसेड़ना था, समझ में आया। लेकिन ये बॉलिंग स्लो है तो एकदम डेप्थ में थोड़ी घुसने वाला है, हरभजन जैसा बॉलिंग होगा तो अंदर घुसने वाला नहीं है। तो ये जो इफेक्ट है उसमें बाहर के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी कक्षा वाले से, तो इसके लिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी दूसरा इफेक्ट निकालते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैंने अभी समझा दिया है, नया कोई इसमें रॉकेट नहीं है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और कुछ जो एनर्जी बचेगा उसमें से बाहर के इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, ठीक है। अभी हम कॉम्पटन इफेक्ट का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा लेंगे, है ना, और कोई थोड़ा हरभजन से ज्यादा स्पीड वाला बॉलर कौन है, हार्दिक पांड्या से बॉलिंग करवाएंगे, ठीक है। अभी ये 10 सिंपल एग्जांपल है, हाँ, ये कोई इसमें रॉकेट नहीं बनाने का है, कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं करने का, आपको समझाने के लिए ये बात समझा रहा हूँ। बाकी ऐसा हरभजन जैसा ऐसा कोई बॉलिंग होता नहीं है, ठीक है। वहां तो एक मशीनरी सब चीज होता है, उसकी बात चल रही है ये। अभी हम हार्दिक पांड्या जैसा बॉलिंग, थोड़ा फास्ट बॉलिंग करवाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट बॉलिंग करवा के न्यूट्रॉन को
मारा करेंगे। तो लोचा क्या होगा, हम लोग 450 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन इसका एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमको तो पता है एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बात पता है कि ओ चाचा, बात पता है ना, बात पता ना। आप कहाँ से हैं? हाँ, यूपी में कहाँ से हैं? कहाँ पे? सोनैया, फिरोजाबाद। ओके, फिरोजाबाद से, गुड। तो देखो अभी भाई साहब हम हरभजन जैसा बॉलिंग करवा लिया, अभी हम हार्दिक पांड्या जैसा बॉलिंग करवा रहे हैं, उसमें से हमने 450 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बॉलिंग करवाया, तो ये न्यूट्रॉन तो गया तो सही, लेकिन 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 450 है, उसमें से 12 गया ना। उसके बाद यहाँ पे मारा तो क्या होगा, 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन अलग होगा, आयोनाइजेशन होके बाहर की कक्षा में जो 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो एनर्जी वहां पे गया, वो इलेक्ट्रॉन अभी निकाला। अभी को क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, बाहर का एक इलेक्ट्रॉन गया। तो अभी यहाँ पे और माइनस हुआ, क्योंकि हमने कितना इनपुट दिया, 450 का, 12 तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, 80 वाला इलेक्ट्रॉन गया। अभी कितना बचा, 450 माइनस 12 माइनस 80, 358। तो यहाँ पे देखो 358 का हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, अभी क्या 358 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमारा जनरेट हुआ। और वो जो जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, कैसा वेवलेंथ वाला निकला, तो आपको तो पता है लॉन्गर वेवलेंथ वाला होता है वो काम का नहीं है। मैंने एक बार समझाया था ना, कौन सा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में या 3 में ही समझाया था, कल समझाया था ना बात, ये बात कल समझाया था। लॉन्गर वेवलेंथ होता है उसका एनर्जी डाउन होता है, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो ये जो ये क्वांटम इफेक्ट है वो भी हमारे लिए काम का नहीं बना। हार्दिक पांड्या का भी दाव फैल गया, समझ में आया, हार्दिक पांड्या का दाव भी फैल गया। हमको मिला, हम मानते हैं रेडिएशन मिला, हमको रेडिएशन मिला, लेकिन कितना, 358 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला, तो वो दाव हमारा फैल गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस। ठीक है, वैसा एक प्रोसेस है। अभी हम अख्तर को लेके आते हैं, किसको, अख्तर को, ना हमारा भी एक है ना इमरान मलिक, बुमराह भी है, और सिराज खान। चलो सिराज को लेके आते हैं। ठीक है, अभी सिराज से बॉलिंग करवाएंगे, क्या करेंगे, सिराज से, मोहम्मद सिराज से। ठीक है, उसका स्पीड क्या है, बहुत हाई है, ठीक है, 148 का स्पीड है। अभी दबा से मारेंगे। देखो अभी क्या करेंगे, कोबाल्ट को जोर से सिराज वाला बॉलिंग करवाएंगे तो क्या होगा कांड, वो देखते हैं। हमने यहाँ पे 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी घुसेड़ा, कितना, 400 का, तो क्या होगा, 2 पार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे। 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या निकलेगा, एक्सरे निकलेगा, और यहाँ पे 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर का बहुत सारे मूविंग होंगे, लेकिन ये है वो हमारा काम का है। समझ में आया? तो कोई भी चीज कैसे भी नहीं, ये सब चीज कौन करता है, बीआरसी करता है। कौन करता है, बीआरसी करता है। ठीक है, वो उसका काम है, हमें कुछ नहीं करना है। हम लोग बीआरसी लेवल 2 हो गए तो हमको कैमरा मिल जाएगा, कैमरा मिल गया तो खटाक से हम रेंट पे, या तो हमारा खुद का कंपनी है तो काम स्टार्ट कर दो, हमको पैसा आना लग जाएगा। अभी अब बहुत सारे लोग बोले साहब ये बीआरसी क्यों, सभी लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, सभी लोग ये काम, सबसे पहले आपको बीआरसी लेवल 1 होना पड़ता है। बीआरसी लेवल 1 हो गए, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है बीआरसी लेवल 2 के लिए। बीआरसी लेवल 2 होता है तो बीआरसी, जो भी बीआरसी लेवल 2 हो जाता है उसको कैमरे का परमिशन मिलता है। क्या होता है, कैमरे का परमिशन, वो कैमरा रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता है। समझ में आया? कोई भी रख नहीं सकता है। जो जिसके पास बीआरसी लेवल 2 होता है उसको कैमरे का परमिशन होता है। एक एक कैमरा बहुत महंगा आता है। समझ में आया?
10 लाख 12 लाख 15,000 वो 15 लाख जो भी है वो मुझे उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। आप इतना समझ लो BRC लेवल 2 हो गए, आपको कैमरा मिल गया। इसके लिए तो बहुत सारी कंपनियां आपको यहां से लेके जाती है कि भाई चल भाई मैं तुमको BRC लेवल 1 करवाएगा और लेवल 2 भी करवाएगा। फिर आपको पहले क्या करवाएंगे, BRC लेवल 1 करवाएंगे, उसके बाद आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भाई मैं आपको BRC लेवल 2 करवाऊं, लेकिन मिनिमम 3 साल तो मेरे साथ या तो मिनिमम 2 साल तो हमारे कंपनी के अंदर रहना है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट एक करवाएंगे, है ना। तो आप बोलेंगे हाँ साहब करवा दो, तो आप फिर उसको BRC लेवल 2 आप पास भी हो जाएंगे, तो वो कंपनी क्या करेगी, आपके नाम से क्या करेगी, कैमरा लेगी और आपके नाम से फिर आप भी वहां पे रहेंगे और आपके नाम से वो कैमरा चलाएगी। समझ में आया, बात समझ में आया, और बहुत सारा पैसा कमाएगी। समझ में आया ना। तो इसके लिए लोग इसमें जाते हैं, ये भी एक फायदा कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Brainstorm process slow down and completely stop the high speed electron due to the positive field of atomic nucleus। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसके बाद अभी हम यहाँ पे हमें एक्सरे तो प्रोड्यूस हो गया, चलो ये हो गया, लेकिन बहुत सारे एक्सरे है ना ऐसा प्रोड्यूस होते हैं कि वो डेट जो जैसा हो जाता है, वो बहुत लुल टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। हमें कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। तो वो भी हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हैं कि हाफ वैल्यू लेयर क्या है। हाफ वैल्यू लेयर मतलब ऐसा, ठीक है एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मटेरियल के अंदर जाने के बाद वो मटेरियल के अंदर कुछ एरिया तक जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। समझ में आया। हमें ऐसा चाहिए क्या, यहाँ पे समझो ये 19 mm का ब्लॉक है, कितने का है, 19 mm का RT लेना है हमको। तो यहाँ पे रेडिएशन गया और 3-4 mm में जाने के बाद लूल हो गया, तो यहाँ पे कोई आएगा, ये यहाँ पे नीचे मैंने ऐसा फिल्म रखा है तो फिल्म के ऊपर आएगा, नहीं आएगा, तो काम का थोड़ी है, हमें इमेज थोड़ी बताएगा। समझ में आया। तो उसको बोलते हैं हाफ वैल्यू लेयर। हम डिस्कस करते हैं हाफ वैल्यू लेयर में वो क्या होता है, एज अ एक्सरे पेनेट्रेट द मटेरियल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक या तो कॉम्पटन इफेक्ट। अभी देखो जब एक्सरे पेनेट्रेट होता है तो मटेरियल के अंदर, तो फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी उसका एनर्जी लॉस होता है। दूसरी बात, in at the some places the material there is a level which are number of the rays intensity and 1.5 of the intensity of the surface, the depth of the half value layer, that particular beam, that particular material। दो for example एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम में भी हाफ वैल्यू लेयर कुछ अलग है, और कुछ कार्बन स्टील है तो उसमें भी हाफ वैल्यू लेयर अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारे रेज यहाँ से ऐसे ऐसे निकले, लेकिन सभी लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ ही लोग जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वही लोग पहुँच पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे आके डेड हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे आके डेड हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे आके डेड हो जाएंगे। समझ में आया, कुछ लोग यहाँ पे आके डेड हो जाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बात मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई आप मर्म को पकड़ो, आप यहाँ पे ये देखो कि कहाँ पे कौन, तो यहाँ पे एक्चुअली फिल्म के ऊपर कितने लोग आए, दो लोग आए। समझ में आया। तो ऐसा भी एक्सरे नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके लिए हमको सिराज भी नहीं चलेगा, हमको क्या है और भी स्पीड वाला चाहिए। समझ में आया, समझ में आया ना। तो ऐसा हमें एक्सरे प्रोड्यूस करवाना है। तो आशा करता हूं ओके। ये हाफ वैल्यू लेयर क्या है, हाफ वैल्यू लेयर मटेरियल के अंदर का थिकनेस ऐसा होगा, सभी मटेरियल का थिकनेस अलग अलग होता है और हाफ वैल्यू लेयर अलग अलग होता है। वो मैं कौन से चैप्टर में आएगा तो और थोड़ा डेप्थ में समझाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, ये चैप्टर नंबर 13 आएगा ना, उसमें मैं नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 13 नहीं, एक्सपोजर एंड इक्विवेलेंट चार्ट यहाँ पे आएगा 15 नंबर में या तो 13 नंबर में कोई चैप्टर में आएगा, तब मैं समझाएगा एल्यूमिनियम में इतना इंच में मटेरियल हाफ, मतलब एक्सरे जो हाफ हो जाता है, या कार्बन स्टील में इतना होता है, लीड में इतना होता है, और भी कोई दूसरा मटेरियल है स्टेनलेस स्टील हो तो उसमें इतना होता है, वो सब चीज में आएगा तो समझाएगा। आशा करता हूँ ये बॉलिंग का फंडा आपको समझ में आया होगा। ठीक है ओके यहाँ पे आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा। यहाँ पे ये जो सिस्टम चल रहा है स्किल इंडिया से चल रहा है, और प्लीज आप लोग यहाँ पे आइए, 100% जॉब का गारंटी है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है 100% जॉब मिलेगा आपको। तो आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। और अभी हम लंच के लिए छोड़ रहे हैं, लंच के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ये चैप्टर के लिए ही ज्यादातर आते हैं, चैप्टर नंबर
9 प्रोसेसिंग कैसे करना है, आरटी फिल्म का प्रोसेसिंग कैसे करना है, उसको डेवलपर में डालेंगे तो क्या होगा, डेवलपर के अंदर का केमिकल कौन सा होगा, फिर उसके अंदर जो केमिकल है उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो सब चीज के बारे में पूरा डेप्थ में चैप्टर नंबर 9 में हम लोग लंच के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।